हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं BA MS थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट जिसका नाम है पंचकर्म। आज के इस लेक्चर में हम वन शॉट देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्म के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम सारे NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप करेंगे। अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है इंट्रोडक्शन टू पंचकर्म। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट है जो पंचकर्म, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पंचकर्म के आधारभूत सिद्धांत। ये चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर का नाम है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पंचकर्म। हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पंचकर्म। इसकी हम सबसे पहले पंचकर्म की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोषों या दोष को उत्कृष्ट कराकर प्रायः कोष्ठ में लाकर उनके निकटतम मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित कर अपूर्ण भव को प्राप्त करते हैं। मतलब पंचकर्म जो होती है वो शोधन की एक विधि होती है जिसके द्वारा जो वृद्ध दोष होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में जो प्रकोपित दोष होते हैं, ऐसे दोष जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वृद्ध हो गए हैं, उन दोषों को उत्कृष्ट करके मतलब उनको और ज़्यादा प्रकोपित करके कोष्ठ में लेकर आया जाता है और फिर कोष्ठ से जो निकटतम मार्ग होता है उनके द्वारा इन प्रकोपित दोषों को, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पंचकर्म। तो क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो ये त्रिदोष होते हैं हमारी बॉडी में, वात पित्त कफ जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, त्रिदोष, वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं और जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ हो जाता है। तो ये होते हैं पंचकर्म की परिभाषा। स्नेहन तथा स्वेदन कराने से दोष उपस्थित उत्कृष्ट होने पर मात्रा और काल का विचार कर पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। मतलब स्नेहन और स्वेदन कराने से क्या होता है, दोष जो होते हैं वो उत्कृष्ट हो जाते हैं और कोष्ठ में आ जाते हैं। हमें पंचकर्म कराने से पहले मात्रा और काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पंचकर्म में प्रयोग करने से पहले हमें काल देखना चाहिए, जैसे कि ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हमें पंचकर्म करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की ऋतु चल रही है तो उस प्रकार का हमें देखना चाहिए दोष, कौन सा दोष उस ऋतु में प्रकोपित हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें काल देखकर पंचकर्म करना चाहिए। दूसरी बात, हमें मात्रा देखकर भी द्रव्यों की, औषधियों की मात्रा को देखकर उसके अनुसार हमें पंचकर्म करना चाहिए। यहाँ पर पंचकर्म का श्लोक दिया हुआ है, वमनम रेचनम नस्यम निरुहश्चानुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितनि मुनीश्वरे। मतलब पंचकर्म का ये श्लोक दिया हुआ है और यहाँ पर इसका मतलब होता है 5 कर्म, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, नावन, ये सारे जो होते हैं पंचकर्म होते हैं। 5 कर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नावन। ठीक है, अनुवासन और निरूह जो होती है वो वस्ती होती है और नावन जो होता है वो नस्य होता है। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित इन्हीं 5 कर्मों द्वारा संशोधन किया जाता है। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में ये जो 5 कर्म होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है शोधन कर्म किया जाता है। हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है पंचकर्म एंड स्वस्थ एंड आतुर। मतलब पंचकर्म में स्वस्थ और आतुर का क्या महत्व है। ठीक है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसका क्या रिलेशन होता है पंचकर्म के साथ। आयुर्वेद के दोनों प्रयोजन स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा आतुर व्यक्ति के रोग प्रशमन, इनकी सिद्धि पंचकर्म द्वारा संभव होती है। हमने देखा है कि आयुर्वेद के प्रयोजन में ये कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और आतुर व्यक्ति की रोगों का प्रशमन करना चाहिए। मतलब जो भी रोगी व्यक्ति है उनके जो प्रकोपित दोष हैं उनका शमन करना चाहिए। तो इसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, पंचकर्म से इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब आयुर्वेद के प्रयोजन को अगर हमें फॉलो करना है तो हमें पंचकर्म से जो है वो आयुर्वेद के प्रयोजन को हम सिद्ध कर सकते हैं। फिर चिकित्सा के सिद्धांत होते हैं, तो चिकित्सा के 3 सिद्धांत होते हैं, संशोधन, संशमन और निदान परिमार्जन। ठीक है, इन तीनों में व्याधि की पुनः उत्पत्ति न होने के कारण संशोधन का प्रथम स्थान है, क्योंकि पंचकर्म के द्वारा ही रोग समूल नष्ट होते हैं। क्या है कि ये यहाँ पर हमने देखे कि चिकित्सा के 3 होते हैं सिद्धांत। ठीक है, उसमें से जो संशोधन है उसको प्रथम स्थान पर रखा गया है, क्योंकि संशोधन करने से व्याधि जो है उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। प्रयोजन का प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ को बनाए रखने हेतु ऋतुचर्या के अनुसार पंचकर्म निर्दिष्ट। प्रयोजन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ऋतुचर्या चल रही है उसके अनुसार पंचकर्म को निर्दिष्ट करना चाहिए। ठीक है, जिससे रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही प्रकोपित दोष को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे जो रोग हैं उनके उत्पन्न होने से पहले ही जो प्रकोपित दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्या होता है कि दोषों का संचय हो जाता है शरीर में, फिर जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम दोषों को प्रकोपित होने से पहले ही शरीर के बाहर निकाल देंगे तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, जिससे त्रिदोष में साम्य स्थापित होकर आरोग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि पहले ही हमने संचित दोषों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, दोष प्रकोपित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो त्रिदोष हैं वो साम्य अवस्था में आ गए और आरोग्य की प्राप्ति हो गई। प्रयोजन एवं महत्व देख लेते हैं। प्रयोजन क्या होता है, पंचकर्म जिन जिन हेतुओं से किया जाता है वे 3 भागों में विभक्त हैं। तो
पंचकर्म कुछ हेतुओं के द्वारा किया जाता है, तो वो 3 भागों में विभक्त किए गए हैं, जैसे कि स्वस्थ मनुष्य में पंचकर्म किया जाता है, रसायन आदि असाधारण गुण प्राप्ति के लिए, ठीक है, और रोग अनुसार पंचकर्म भी किया जाता है, रोगी व्यक्ति के रोग का प्रशमन हेतु, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्यों में पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की संरक्षण करने के लिए स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म किया जाता है, ठीक है। रसायन आदि को भी असाधारण गुण प्राप्ति के लिए, मतलब रसायन से क्या होता है कि वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, ठीक है, उसके लिए भी किया जाता है, और रोग अनुसार पंचकर्म भी किया जाता है कि रोगी व्यक्ति को जो दोष है उसके प्रकोपित हो गए हैं उनका शमन करने के लिए, उसकी व्याधि को दूर करने के लिए जो है पंचकर्म किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वास्थ्य रक्षण हेतु पंचकर्म किया जाता है, जैसे दैनिक नित्य कर्म, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे दैनिक नित्य कर्म जो है, तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, जैसे शौच, दंत धावन, स्नान आदि की तरह, स्नेहन अभ्यंग, शिर तेल, ठीक है, प्रतिमर्श, नस्य पाद अभ्यंग, मात्रा बस्ती, कर्ण तेल आदि पंचकर्म की विधियों का नित्य दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इससे शरीर बलिष्ठ तथा स्वस्थ बना रहता है। फिर ऋतुचर्या में पंचकर्म में क्या करते हैं कि ऋतु के अनुसार संचित दोषों को प्रकोप काल में ही निर्हरण करने से ऋतुजन्य व्याधि नहीं होती है, ठीक है। फिर अगर हम दोषों को प्रकोपित ही नहीं होने देंगे तो फिर क्या होगा कि व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ऋतु के अकॉर्डिंग जब दोष प्रकोपित होते हैं उस टाइम पर शोधन करने से क्या होता है कि दोष जो है वो जल्दी से बाहर निकलते हैं। अधारणीय वेग धारणजन्य व्याधियों में वात, मल, मूत्र आदि 13 प्रकार के वेगों को धारण करने से शरीर को कष्ट होता है। इससे पंचकर्म द्वारा इस कष्ट दुख को दूर किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अधारणीय वेग को अगर हम धारण कर लेते हैं, जैसे वात, मल, मूत्र आदि 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं, अगर उनका धारण कर लिया तो उसकी वजह से शरीर में कष्ट होता है, तो इसको भी हम पंचकर्म के द्वारा इस कष्ट को भी दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हैं। रसायन आदि की असाधारण गुण प्राप्ति हेतु, मतलब रसायन वाजीकरण में क्या होता है कि इन चिकित्सा द्वारा शरीर में रसायन गुण, मतलब ऐसे द्रव्य जो रसायन और वाजीकरण होते हैं, तो इनमें रसायन गुण होता है, तो ये क्या करते हैं शरीर में जब जाते हैं तो ये बल की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की उत्पत्ति करवाने की क्षमता रखते हैं। तो इनकी क्रियाएं तभी कार्यकारी होती हैं जब हम पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करते हैं, उसके बाद ही ये जो रसायन और वाजीकरण द्रव्य हैं इनकी क्रियाएं कार्यकारी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संशोधन के योग्य और अयोग्य, ठीक है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शोधन। बहुदोष अवस्था होने पर शोधन के योग्य अवस्था बहुदोष अवस्था है जिनके निम्नलिखित लक्षण हैं। बहुदोष के लक्षण क्या होते हैं? क्या होता है कि शोधन के योग्य अवस्था, मतलब शोधन उन्हीं व्यक्ति का करना चाहिए जिसमें बहुदोष की अवस्था हमें देखने को मिलती है। तो बहुदोष के लक्षण क्या होते हैं? अविपाक, अरुचि, स्थौल्य, पांडु, गौरव, क्लम, पीड़का, कोट, कंडु, अर्ति, आलस्य, श्रम। तो ये सारे चीज़ें जब हमें व्यक्ति में देखने को मिलेगी तो हम कहेंगे कि ये बहुदोष के लक्षण हैं और इन्हीं लोगों का हमें शोधन कराना चाहिए। अतिपुष्ट बहुदोष के लक्षण क्या होते हैं? इनमें संशोधन हितकर होता है, ठीक है, जैसे कि दौर्बल्य, दुर्गंध, अवसाद, कफ, पित्त, क्लेश, अनिद्रा, अतिनिद्रा, तंद्रा, क्लैव्य, अबुद्धि, दुष्ट स्वप्न, बल, वर्णनाश। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं ये शोधन के लिए योग्य होते हैं, ठीक है। जब दोष अधिक बढ़ जाएँ तो उनकी चिकित्सा के लिए दोषों का अवसेचन, मतलब बाहर निकालना चाहिए उनका। जब कभी भी दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं बॉडी में तो उनको दोषों को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे पों में डूबे खेत को सुखाने के लिए खेत की मेंड तोड़कर पानी बाहर निकालते हैं, वैसे ही बहुदोष अवस्था में अवसेचन करना ज़रूरी है। क्या होता है जब खेत में पानी भर जाता है तो उसकी मेंड को तोड़कर खेत में से पानी बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार जब शरीर में बहुदोष, बहुत ज़्यादा दोष जो हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में जो दोष प्रकोपित हुए दोष होते हैं उनका अवसेचन करना चाहिए, मतलब उनको बाहर निकालना चाहिए उन दोषों को। इससे पहले हमने देखा शोधन के योग्य पुरुष कौन से होते थे, अभी हम देखेंगे संशोधन के अयोग्य पुरुष कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अयोग्य रोगी के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स, ठीक है। तो इसमें आते हैं अनपवाद प्रतिकारी, जो वैद्य के निर्देश का पालन नहीं करते हैं वो अयोग्य होते हैं संशोधन कराने के लिए, ठीक है। अधन, जिसके पास धन नहीं होता है या धन अल्प होता है। अपरिचारक, जिसके पास परिचारक नहीं होते हैं। वैद्यमानी, अपने आप को वैद्य मानने वाला, ठीक से आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनका संशोधन कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे पुरुष संशोधन कर्म के लिए अयोग्य होते हैं। चंड, अति पराक्रमी व साहस अर्थात मन स्थिर जिनका नहीं होता है उनका संशोधन कर्म नहीं करना चाहिए। अयोग्य रोगी के प्रकार और भी होते हैं, जैसे कि असूयक, जो द्वेष करता है, ठीक है। तीव्र धर्म, अरुचि वाले धर्म, पंचकर्म के अनिच्छा या अविश्वास रखने वाले लोग, ठीक है। अति क्षीण, बल, मांस, रक्त आदि रसादि धातु जो जिनके क्षय रहते हैं, मतलब रसादि धातु जिनके बहुत ज़्यादा क्षय होते हैं, कम होते हैं, उनका भी संशोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। असाध्य रोग हो जिसको, जैसे कि कोई असाध्य रोग हो, ऐसे व्यक्तियों को भी संशोधन कर्म नहीं कराते हैं। मुमूर्ष, लिंगान्वित, मतलब मृत्यु सूचक लक्षण जिनके दिख रहे हैं उनको भी संशोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। तो ये सारे हो गए अयोग्य पुरुष जिनको हमें संशोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षा इन पंचकर्म, ठीक है। तो कोष्ठ व अग्नि परीक्षा का महत्व देख लेते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोष्ठ एंड अग्नि असेसमेंट, ठीक है। अग्नि परीक्षा देख लेते हैं हम सबसे पहले।
संहिताओं में 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं, जिसमें कि एक जठर अग्नि होती है, 5 भूत अग्नि होती है और 7 धात्व अग्नि होती हैं, ठीक है। इन सब में जो जठर अग्नि होती है उसको हमने प्रधान माना है, क्योंकि जठर अग्नि के सम्यक होने पर ही भूत अग्नि और धात्व अग्नि जो है वो सही तरीके से काम करती हैं। यदि जठर अग्नि मंद हो जाती है तो अन्य अग्नि भी मंद हो जाती हैं और अपना कार्य सम्यक रूप से नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है, आहार और औषध का पाचन उपरांत दोष धातु मलों का सम्यक निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, आहार और औषध सही तरीके से नहीं पचती हैं, जिससे दोष धातु मलों का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाता है। आहार में अपक्व पाचन से आमरस की उत्पत्ति होती है। आहार का सही तरीके से पाचन नहीं होगा तो आमरस की उत्पत्ति होती है, जिससे विभिन्न व्याधियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। क्रम से अगर हम अग्नि देखें तो अग्नि 4 टाइप्स की यहाँ पर दी है, समअग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, ठीक है। आचार्य चरक 2 प्रमुख भागों में इस परीक्षा को विभक्त किया हुआ है। आचार्य चरक के अनुसार अगर हम देखें तो अग्नि परीक्षा करने के लिए 2 प्रमुख भाग बताए गए हैं आचार्य चरक ने, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अभ्यवहरण शक्ति और दूसरा है जरण शक्ति। अभ्यवहरण शक्ति को हम कहते हैं इनटेक कैपेसिटी ऑफ द फूड और जरण शक्ति को हम कहते हैं डाइजेस्टिव कैपेसिटी। अभ्यवहरण शक्ति में क्या होता है, इससे भोजन करने की क्षमता का आंकलन किया जाता है, भोजन करने की मात्रा, प्रकार व काल सब परीक्षा की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि भोजन करने की क्षमता देखी जाती है कि व्यक्ति कितनी मात्रा में भोजन कर रहा है और किस प्रकार के काल में भोजन कर रहा है, कितनी बार खाना खा रहा है, ठीक है, कितनी मात्रा में भोजन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इन सब की परीक्षा की जाती है अभ्यवहरण शक्ति में। और जरण शक्ति में क्या देखते हैं, इसका आंकलन भोजन के पाचन की क्षमता से करते हैं, मतलब व्यक्ति जो है वो भोजन खा तो रहा है लेकिन उसके भोजन का पाचन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जरण शक्ति में देखते हैं। जीर्ण आहार के लक्षण देखकर जरण शक्ति का निर्धारण किया जाता है। जो भी आहार होता है वो सही तरीके से पच रहा है या नहीं पच रहा है, उसके लक्षण देखकर जरण शक्ति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने देखा है कि जीर्ण आहार के कुछ लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम जरण शक्ति का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये सारे लक्षण होते हैं कि अगर व्यक्ति की जरण शक्ति अच्छी है तो उनमें हमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्साह, लघुता, उद्गार शुद्ध रहेगी, क्षुधा, ठीक है, तृष्णा, यथोचित, मलोत्सर्ग, ये सारे अगर हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो मतलब व्यक्ति की जरण शक्ति जो है वो अच्छी है। फिर अग्नि परीक्षा का महत्व देख लेते हैं कि अग्नि परीक्षा पंचकर्म में क्यों की जाती है। अल्प अग्नि में सभी पंचकर्म निषिद्ध हैं। अगर कोई भी अल्प अग्नि है, मतलब व्यक्ति को आम दोष है या उसका खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है और अग्नि जो है वो अल्प है, तो उनके केसेस में क्या करते हैं कि पंचकर्म निषिद्ध है। स्नेह की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी अग्नि की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्नेह व्यक्ति को स्नेह दे रहे हैं तो उसकी अग्नि जो है वो मंद अग्नि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो स्नेह है उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा। विरेचन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी, ठीक है, वस्ती द्रव्य का निर्धारण और संसर्जन कर्म का निर्णय, तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं जिनकी वजह से हमें अग्नि की परीक्षाएं करनी चाहिए और उसके बाद हमें पंचकर्म की विधि स्टार्ट करनी चाहिए। यदि मनुष्य मंदग्नि तथा क्रूर कोष्ठी है तो सर्वप्रथम क्षार व लवण मिश्रित घृत से अग्निदीपन करना चाहिए, तत्पश्चात स्नेहन स्वेदन करा के विरेचन कराना चाहिए। क्या होता है कि विरेचन, मतलब जो पंचकर्म में एक विरेचन भी होता है ना, तो विरेचन कराने से पहले स्नेहन स्वेदन करवाना पड़ता है। अगर सही तरीके से स्नेहन स्वेदन नहीं होता है तो पंचकर्म अच्छे तरीके से नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कि स्नेहन स्वेदन क्या करते हैं कि दोषों को उत्कृष्ट करते हैं और कोष्ठ तक लेकर आते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य मंद अग्नि का रहेगा या क्रूर कोष्ठी रहेगा तो वो सही तरीके से ये जो स्नेहन है, मतलब घृत है, उसका पाचन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम क्षार व लवण से मिश्रित घृत देना चाहिए। अगर घृत में क्षार या लवण मिश्रित कर देंगे तो उससे क्या होता है कि अग्नि का दीपन हो जाता है, जिसके बाद सही तरीके से स्नेहन और स्वेदन होता है और फिर बाद में विरेचन भी सही तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य की मंद अग्नि और क्रूर कोष्ठी मनुष्य होता है उसको हमें क्षार और लवण मिश्रित घृत देना चाहिए, जिससे उसकी अग्नि दीपन हो जाएगी। उसके बाद जब हम उसका स्नेहन स्वेदन करेंगे तो वो प्रॉपरली होगा और फिर विरेचन भी हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने अग्नि परीक्षा देखी थी, अब हम देखते हैं कोष्ठ की परीक्षा क्या होती है। कोष्ठ के प्रकार जो होते हैं, आचार्य चरक ने कोष्ठ के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है क्रूर कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ जो होता है वात कफ की अधिकता से होता है, मध्यम कोष्ठ मतलब समदोष युक्त होता है और मृदु कोष्ठ पित्त की अधिकता से होता है। मृदु कोष्ठ के लक्षण क्या होते हैं, गुड़, इक्षुरस, दधी जल, मस्तु दूध, मथित दधी, पायस, खीर, शकरा मतलब खिचड़ी, घृत, काश्मर्य, त्रिफला रस, पीलू रस, गर्म जल, नूतन मध्य सेवन से मृदु कोष्ठी से रेचन हो जाता है। अगर इन सारे द्रव्यों का सेवन करते हैं और किसी व्यक्ति का मृदु कोष्ठी है तो उसको विरेचन हो जाएगा, ठीक है। एरंड तेल से भी विरेचन हो सकता है मृदु कोष्ठी के व्यक्ति को, ठीक है। दिन में 1 या 2 बार मल त्याग होना, मल पतला होना, तो ये सारे जो होते हैं मृदु कोष्ठी जिन व्यक्तियों का होता है उनके ये सारे लक्षण होते हैं। उनको क्या होता है कि दिन में 1 या 2 बार मल त्याग होता है, मल पतला होता है, आसानी से मल त्याग हो सकता है, मल त्याग में कम समय लगता है, मलत्याग पश्चात कृत संतोष, क्षीर, उष्ण जल, मांस, रस, कांजी से मल प्रवृत्ति हो जाने की आदत, मतलब ये सारे जो होते हैं क्षीर, उष्ण जल, मांस, रस, कांजी से ऐसे व्यक्तियों की मल की प्रवृत्ति हो जाती है जो मृदुकोष्ठ के होते हैं।
मध्यम कोष्ठ के लक्षण क्या होते हैं? निशोथ, कुटकी, अमलतास सेवन से विरेचन हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को। ये जो होते हैं व्यक्ति मध्यम कोष्ठ वाले, ये दिन में 1 या 2 बार मल त्याग करते हैं और फिर उसके बाद मृदु कोष्ठ की तुलना में मल त्याग में अधिक समय लगता है। इनको जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं उनको जल्दी से मल त्याग हो जाता है और इनको थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है मल त्याग करने में। फिर क्रूर कोष्ठी के लक्षण, ऐसे व्यक्ति जिनका क्रूर कोष्ठ होता है, वो गुड़, इक्षुरस आदि से भी विरेचन नहीं करते। अगर हम उनको ये सारे द्रव्य भी दे देंगे तब भी उनको विरेचन नहीं होता, क्योंकि क्रूर कोष्ठ की ग्रहणी में वात अत्यधिक प्रधान होता है। क्योंकि जो व्यक्तियों का क्रूर कोष्ठ होता है, उनकी जो ग्रहणी होती है, उसमें वात अधिक प्रधान होती है। स्नूही, दुग्ध, हेमशिरी, दंती आदि से विरेचन हो जाता है, ठीक है? तो उनके लिए ये सारे द्रव्य होते हैं जिनसे उनको विरेचन होता है। प्रतिदिन मल त्याग नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों को जिनका क्रूर कोष्ठ होता है, वो प्रतिदिन मल त्याग नहीं करते। कठिन या शुष्क मल की प्रवृत्ति होती है, उनका जो मल होता है वो कठिन होता है, ठीक है? शुष्क होता है मतलब रुक्ष होता है। मल त्याग में अधिक समय लगता है उनको, मल त्याग पश्चात संतोष नहीं होता उनको, ठीक है? हमने देखा है कि मृदु कोष्ठ के जो होते हैं, उनको मल त्याग के बाद संतोष मिलता है, ठीक है? लेकिन जो क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं, उनको मल त्याग के बाद संतोष प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? फिर हम देखते हैं त्रिविध कर्म के अनुसार अग्नि और कोष्ठ की उपयोगिता। जो हम अग्नि परीक्षा कर रहे हैं, कोष्ठ की परीक्षा कर रहे हैं, उसकी क्या उपयोगिता होती है त्रिविध कर्म में, ठीक है? सबसे पहले त्रिविध कर्म में आता है सबसे पहला कर्म पूर्व कर्म। तो इसके लिए क्या होता है कि पूर्व कर्म करने से पहले अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा इसलिए करनी पड़ती है, जिससे अगर अग्नि कम है या कोष्ठ में कोई क्रूर कोष्ठ है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पहले से ही दें और फिर उसके बाद हम पंचकर्म स्टार्ट करें, ठीक है? तो दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन करने के लिए हमें पहले अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा करनी चाहिए। तो पूर्व कर्म करने से पहले हमें अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा करनी होती है। फिर प्रधान कर्म वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य आता है प्रधान कर्म में, तो इसके लिए भी हमें जो है अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा करनी होती है। फिर पश्चात कर्म में स्नेहपान की मात्रा निर्धारण करने हेतु हमें अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा करनी होती है। मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ में क्रमशः 3, 5 व 7 दिन स्नेह का विधान हुआ है। क्या होता है कि स्नेहन करवाना पड़ता है पंचकर्म के पहले, तो मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्नेहन करवाना पड़ता है। मृदु कोष्ठ के लिए 3 दिन, मध्यम कोष्ठ के लिए 5 दिन और क्रूर कोष्ठ वालों के लिए 7 दिन स्नेह का विधान दिया हुआ है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल इन शोधन, ठीक है? तो पंचकर्म और शोधन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शोधन की परिभाषा क्या होती है। पंचकर्म एवं शोधन जो होते हैं वो समान प्रतीत होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः समान नहीं होते हैं। शोधन जो है वो परिपेक्ष केवल दोषों को शरीर से बाहर निकालना। शोधन का मतलब होता है दोषों को शरीर से बाहर निकालना, लेकिन पंचकर्म जो होता है वो दोषों को बाहर निकालने के साथ-साथ शोधन करना, शमन करना, ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें भी जो है पंचकर्म में आती है, ठीक है? तो ये है डिफरेंस पंचकर्म और शोधन में। शोधन पंचकर्म का महत्व, मतलब शोधन का पंचकर्म में क्या महत्व होता है? शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, दोषों का संतुलन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कायाकल्प और स्वस्थ संवर्धन करना। तो ये सारा क्या होता है कि शोधन करने से ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति में होती है। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति शमन और शोधन, ठीक है? शमन चिकित्सा द्वारा दोषों का शमन होता है, परंतु पुनः प्रकोप होने की संभावना बनी होती है। जब हम शमन चिकित्सा करते हैं तो दोषों का शमन तो हो जाता है, लेकिन फिर से दोष प्रकोप होने की संभावना होती है। परंतु संशोधन से क्या होता है, करने से मूल से दोष नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनका पुनर्उद्भव नहीं होता है, ठीक है? संशोधन करने से क्या होता है कि दोष वापस से प्रकोपित नहीं होते हैं और व्याधि जो है वो वापस से नहीं आती है, ठीक है? शमन करने से आ सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का रिक्वायरमेंट्स ऑफ पंचकर्म थ्रेड, ठीक है? थेरेपी रूम सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो रूम स्पेसिफिकेशन जो है मिनिमम साइज़ रूम का इतना होना चाहिए 10:12 फीट का, ठीक है? वेल लाइट होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, वेल एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, वॉशेबल नॉन स्लिप फ्लोरिंग होना चाहिए। तो ये सारे क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पंचकर्म, ठीक है? पंचकर्म के टाइम पर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले रूम का सेटअप अच्छा होना चाहिए, फिर इक्विपमेंट्स होने चाहिए जैसे कि मसाज टेबल होना चाहिए, ठीक है? बस्ती यंत्र, स्टीम चैम्बर्स, नस्य यंत्र, जलू का कंटेनर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, हॉट वाटर गीज़र्स, बॉयलर्स, ये सब। फिर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आयुर्वेद फिजिशियन होना चाहिए, पंचकर्म थेरेपिस्ट मेल फीमेल दोनों होने चाहिए, पंचकर्म अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, ठीक है? हाउसकीपिंग स्टाफ, रिकॉर्ड कीपर, आयुर्वेदिक कुक, ये सारे लोग होने चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि ओपीडी, आईपीडी के रजिस्टर्स होने चाहिए, पंचकर्म के चार्ट्स, ठीक है? द्रव्य गुण, द्रव्य यूसेज लॉग्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए। फिर अभ्यंग टेबल, वाष्प स्वेदन यंत्र, अवगाह कोष्ठक, तेल द्रोणी, धारा टेबल, धारा पात्र, वस्ती नेत्र, मेल कैथेटर, ठीक है? यूरिन कैन्यूला, ब्लेडर साउंड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? जो पंचकर्मा के लिए नीडेड होती हैं। फिर यहाँ पर हम डायग्राम भी देख सकते हैं जैसे कि सर्वंग धारा स्नेह यंत्र इस तरीके से दिखता है, एडवांस्ड ऑटोमेटिक सिस्टम थेरापेटिक एमएसएस, ठीक है? फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं ये नाड़ी स्वेदन यंत्र है, ये ऑटोमेटेड सिरोधारा डिवाइस है। फिर यहाँ हम देख सकते हैं यह है सिरोधारा ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है? और फिर ऑटोमेटेड सिरोधारा डिवाइस है ये भी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टर अभ्यंग टेबल है ये, ठीक है? अभ्यंग टेबल विथ स्वेदन।
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, बाह्य बस्ती यंत्र है ये, ठीक है, पीवीसी एनीमा किट है ये, फिर नस्य पीठ है ये, और ये एनीमा बैग है। एनीमा सीरेंज है, अनुवासन बस्ती सीरेंज है, रेक्टल बल्ब सीरेंज है, एनीमा नोसेल किट है, अनुवासन बस्ती सीरेंज है, और एनीमा किट है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम पंचकर्म करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैथेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम पंचकर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्म का 1 शॉर्ट वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।